हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतीक सर और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म द अर्निंग पॉइंट पर स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज जो है एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए। और ये मेरा जो वीडियो है वो बेसिकली ये इस बात के लिए है कि आप ऑर्गेनिक से क्यों डरते हैं, आपको क्यों लगता है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो किसी कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में नहीं अटेम्प्ट कर सकते। और इस डर को भगाने के लिए, इस डर को रिमूव करने के लिए मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस को ही लेकर के आया हूँ। और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको जो है वो बताऊंगा कि उन क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है और अपनी पढ़ी हुई नॉलेज को किस तरह से उस पर अप्लाई किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फॉलो करते हैं तो आप पेपर में नहीं कर पाएंगे उनके सवाल। ये डर आपको निकालना है अपने मन से, आपको उसकी तरफ बढ़ना है आगे। तो इस डर को निकालने के लिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए ये पहला वीडियो है जो मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है और मैं आपको सारे के सारे जो है गेट के, नेट के और जो एग्ज़ाम हैं, जैम, टिफर, सब के वीडियो सोल्यूशंस आपको क्वेश्चंस के प्रोवाइड करूँगा ही करूँगा। लेकिन ये जो आपके लिए होगा, जो 2-4 वीडियो, वो आपका डर ख़त्म करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, आपका डर पूरी तरह से भगाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। आपको लगेगा नहीं आप भी कर सकते हैं क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के। ठीक है, चलिए इसी सीरीज़ में शुरू करता हूँ मैं। इनमें हर तरह के सवालों को मैं लूँगा, नेट के भी सवालों को लूँगा, गेट के सवालों को भी लूँगा, जैम के सवालों को भी लूँगा, टिफर के सवालों को भी लूँगा। अलग अलग कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में जो सवाल आए उनको लूँगा और बेस बनाऊँगा उनको। हर तरह के सवाल लूँगा, अभी के जस्ट जो आए हुए सवाल उनको भी लूँगा, पहले के आए हुए सवालों को भी लूँगा, सबको लूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सीरीज़ है बेसिकली उसका क्या नाम है? नाम है बेसिकली ऑर्गेनिक क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम ऑफ हायर एग्ज़ाम। जो भी हायर एग्ज़ाम हमारे होते हैं, चाहे वो एमएससी को करने के लिए हो, चाहे पीएचडी को करने के लिए, या किसी दूसरे एमटेक या और एग्ज़ाम को करने के लिए हो, तो ऑर्गेनिक क्वेश्चंस ऑफ हायर एग्ज़ाम, ठीक, हाउ टू अप्रोच, किस तरीके से उनको अप्रोच किया जाए, मतलब आपको क्या आपका तरीका होना चाहिए। हाउ टू अप्रोच, क्या आपका अप्रोच करने का मैनरिज्म है, क्या आपने जो वीडियो पढ़ा है या जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है वो कंटेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किस तरह से अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे, वो आपको सिखाऊंगा मैं। ये सीरीज़ का मेरा टारगेट होगा। और बाकी जो टारगेट मैंने आपको बता ही दिया कि आपका जो है डर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ख़त्म हो, उसमें इंटरेस्ट बढ़े, आपको लगे नहीं भाई मैं भी कर सकता हूँ। चलिए शुरू करते हैं भाई। हाउ टू अप्रोच organic questions in exam, and this is the trick to solve the question in just 10 to 15 seconds. okay, हर सवाल ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे तो आप उनको उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अपने पढ़े हुए नॉलेज को सही ढंग से अप्लाई करके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं गेट के पेपर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं कि 2010 से 2020 तक के जितने भी सवाल हैं आपके उनको उठाऊँ। नेट के पेपर्स के सवालों की बात करूँगा मैं। नेट के पेपर्स में जो केमिकल साइंस का पेपर आपका है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सवाल हैं वो सवाल आपके जितने भी पेपर में पूछे गए हैं, मतलब कि आपको मैं टारगेट करूँगा जून 2011 से और अभी दिसंबर 2019 तक जो पेपर आया है। अच्छा, इनमें मैं आपको वो भी क्वेश्चंस लूँगा बेटा जो अभी हाल फिलहाल में आए हैं, और उन क्वेश्चंस को भी लूँगा जो पहले आए हैं, क्योंकि अक्सर बच्चा कहता है सर पहले पेपर आसान आता था, अभी पेपर बहुत कठिन आता है, हमसे सर नहीं होता है। तो वो बहुत ज़रूरी है लेना। और इसके साथ साथ हम जैम के क्वेश्चंस लेंगे, जैम के पेपर के क्वेश्चंस लेंगे। टिफर एक बिल्कुल अलग पैटर्न है बेटा, तो टिफर के क्वेश्चंस की भी हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि टिफर के क्वेश्चंस को आप नहीं कर सकते आसानी से, उनको भी कर सकते हैं। और इसके
इसके साथ साथ जो है वो आप डर जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है वो उसको रिमूव करने का कोशिश करूँगा, ठीक, और इंटरेस्ट बढ़ाने का कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक तो अपने माइंड में एक बात बिठा लीजिए, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट वाइज पढ़ाई कर ली जाए, एक यूनिट की तैयारी कर ली जाए, दूसरी यूनिट को छोड़ दिया जाए, फिर तीसरी यूनिट की तैयारी कर ली जाए, चौथा यूनिट को छोड़ दिया जाए, पाँचवें यूनिट की तैयारी कर ली जाए, छठवें यूनिट को छोड़ दिया जाए, ऐसे ऐसे करके स्किप करके कुछ खास टॉपिक ऑर्गेनिक के पढ़ लिए जाए। तो भाई देखो, ऐसा है कि पढ़ तो लोगे तुम, इंडिविजुअली उनके सवालों की प्रैक्टिस भी तुम कर लोगे, लेकिन जब तुम्हारे पास एग्ज़ाम में सवाल आएगा तो ना तो तुम उसको पहचान पाओगे और ना ही कर पाओगे। तो इसलिए अपने आप को वर्सेटाइल बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाइड चीज़ें पढ़ सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनको पढ़ने का प्रयास करो। जैसे रिएजेंट्स हैं, नेम रिएक्शंस हैं, ठीक, स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरह से रिएक्शंस पे अप्लाई की जाती है वो है, ठीक। इसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म के जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे एलिमिनेशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बहुत सारा पार्ट है, उन सब को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ो और उन टॉपिक्स को छोड़ दो। पेरिसाइक्लिक पढ़ो, पेरिसाइक्लिक अगर आप नेट की और गेट की तैयारी कर रहे हो तो, जैम की तैयारी करते हो तो वहाँ पर जो आपका पेरिसाइक्लिक होता है बहुत कम है, ठीक। तो वो तो अगर एक बार को आप थोड़ा सा भी पढ़े रहोगे तो आपका चलेगा वहाँ पर। लेकिन एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको सीक्वेंशियल चेन वाइज स्टडी करनी होगी ऑर्गेनिक में, तब आप सवालों की प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक। और जितना बढ़िया आपका डाटा होगा, जितना बढ़िया आपको चीज़ दिमाग में बैठी होगी सवालों के थ्रू, उतना आप जो है उसको सीख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात प्रैक्टिस, जितनी बढ़िया प्रैक्टिस करेगी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की, उतना आपको मदद मिलेगी। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ सवालों को आपके लिए लेता हूँ और फिर उन सवालों के थ्रू आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको चलना है, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, जैसे मैंने 2012 में कोई सा सवाल आपके लिए लिया, उसको एक्सप्लेन करना है, तो मैं आपको लिए लेके बताता हूँ, ठीक, ताकि आप उसको समझ सकें कि मैं आपको एक्सप्लेन क्या करना चाहता हूँ। ओके, मैं आपको अपना कुछ एक जैसा एक्सपीरियंस होता है ना, एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 48 या 49 लेते हैं ना, ये गेट 2012 का सवाल था बेटा। ऐसा नहीं कि हम खाली गेट 2012 के लेंगे, हम गेट 2012 के साथ गेट 2018 पे भी आएंगे, गेट 2016 पे भी आएंगे, 17 पे भी आएंगे। ऐसा नहीं कि 2012 के बाद हम 13 उठा लेंगे, नहीं, हम आपको उन सवालों को लेके चलेंगे जिन सवालों के थ्रू हम आपको ये तरीका सिखा सकें। अब देखिए, आप ध्यान से देख रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल जो आपसे पेपर में पूछा जाता है वो अलग अलग तरीके के सबस्ट्रेट के साथ पूछा जा सकता है। साइक्लिक हो सकता है, बाईसाइक्लिक हो सकता है, पॉलीसाइक्लिक हो सकता है, ए साइक्लिक हो सकता है, डिफरेंट तरीके स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। तो आपको वहाँ पे सबसे खास बात क्या पहचाननी होगी? तो सबसे खास बात जो आपको पहचाननी होगी वो होगी फंक्शनल ग्रुप जो उसमें प्रेजेंट्स हैं। फिर उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ उनके साथ लिंक करनी होगी कि वो इलेक्ट्रोफिलिक है, वो न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, डेफिशिएंट है, एरोमेटिक है, कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को लिंक करना पड़ेगा। एसिडिक हाइड्रोजन तो कहीं नहीं है, बेसिक सेंटर तो कहीं नहीं है, ये सब चीज़ों को लिंक करना पड़ेगा। और फिर जब आप आते हैं एरो पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और सही ढंग से लिंक करना बहुत ज़रूरी है। और जितना बढ़िया आपका डाटाबेस होगा, जितना बढ़िया आपने पढ़ाई की होगी, जितना बढ़िया आपने सिंक्रोनाइज किया होगा, जितना बढ़िया आपने लिंक किया होगा, उतना आप आसानी से पेपर में ज़्यादा जल्दी तरीके से सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मेरी बात सुनिए, जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कि यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, तो मैं आपको बोलूँ तो ये डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, एक ऑक्सीजन OTS की तरह है, एक OH की तरह है। अब खुद बताइए बेटा कि एक कार्बन पे, एक डबल बॉन्ड पे अगर डबल बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है और डबल बॉन्ड पर 2 OH जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि डाइऑल बन रहा है। और एक डबल बॉन्ड पे डाइऑल बनाने के लिए कौन कौन से रिएजेंट्स कंडीशंस इस्तेमाल की जाती हैं, ये आपने रिएजेंट्स में पढ़ा होगा। तो होता क्या है कि जब सवाल आता है तो सवाल में आपको फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन के बाद, फंक्शनल ग्रुप कंपेरिजन के बाद आपको रिएजेंट सोचना पड़ता है, इसको हमने कहाँ पढ़ा है। और अगर आपने जहाँ पढ़ा है और वो चीज़ आपके साथ लिंक करते तो फटाक से उसका आंसर ट्रांसलेट कर देते। तो एक रिएजेंट होता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो होता है वो डबल बॉन्ड पर 2 OH को जोड़ता है, वो भी सिन माइनर में।
यानी कि सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री। और अगर इपॉक्साइड बना के आप उसकी रिंग ओपनिंग करा देते हैं तो ट्रांस मैनर में जुड़ता है। तो यहाँ चूंकि सिंग मैनर में जुड़ रहा है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। और इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है मैकेनिज्म करने की, कोई ज़रूरत नहीं है ड्रा करने की, कोई ज़रूरत नहीं किस तरह की रिएक्शन करने की। तुमने पढ़ा है, सिंक्रोनाइजेशन अच्छा है, लिंकिंग अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है, तरीका अच्छा है, आंसर। तो आपने इसका आंसर निकाल लिया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। फिर हम आगे बढ़ गए भाई, 2 नंबर हमारी झोली में। अब हम आगे बढ़ गए, हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा। अब हम इसके आगे आ गए और हमने देखा कि ये पूछ रहा है ये कि इस पे बेस लगाते हैं। ये बेस है भाई, कैसे पता चलेगा बेस है? पता होना चाहिए मेरे भाई, पता होना चाहिए कि टर्सरी ब्यूटाक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ टर्सरी ब्यूटेनॉल एक बेस होता है। तो ये बेस है, और अगर ये बेस है तो प्रोटॉन निकालेगा। किसका प्रोटॉन निकालेगा? जहाँ ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन हो। ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन कहाँ होता है, कहाँ से पता चलेगा? बेसिक सेंटर्स पे आपने पढ़ा होगा, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एसिडिटी, तो भैया OH का प्रोटॉन एसिडिक। लेकिन बेटा अगर यहाँ मैकेनिज्म करने की कोशिश करोगे तो आपको मैं बता दूँ आपका आंसर गलत हो जाएगा। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इस पेपर में बैठा था गेट 2012 में, मेरे से भी ये सवाल उस समय गलत हो गया था क्योंकि मैंने मैकेनिज्म करने की कोशिश करी, चीज़ों को लिंक करने की कोशिश नहीं करी वहाँ पर। अब सुनिए करना कैसे। अगर किसी भी सैचुरेटेड कार्बन पर OH हो या OH जैसा कोई भी ग्रुप और उसके बगल में लीविंग ग्रुप, उसके बगल में लीविंग ग्रुप, तो बेस के साथ या किसी भी इस रिएजेंट के साथ जो लीविंग ग्रुप को बाहर निकालने की टेंडेंसी रखता हो वो देता है एक नेम रिएक्शन सेमी पेनाक्लोन रीअरेंजमेंट। अब आप कहोगे कि सर आपको तो याद था, हमें याद नहीं था तो हम नहीं कर पाए। तो तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री का इक्वेशन कैसे याद हो जाता है? कैसे इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन याद कर लेते हो? सवाल की प्रैक्टिस करते हो ना, तभी तो आपको याद होता है। वो ऐसे याद हो जाता है सारा इक्वेशन कि बस इक्वेशन पढ़ लिया और क्वांटम के बड़े बड़े इक्वेशंस पढ़ लिए और आपको इक्वेशन सारे याद हो जाएंगे। नहीं नहीं, आप प्रैक्टिस करते हो उनकी, प्रैक्टिस करते हो तो आपको वो दिमाग में बैठता है। तो ठीक वैसे ही अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो उसके क्वेश्चंस की जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिंक्रोनाइजेशन नहीं लाओगे, लिंकिंग नहीं लाओगे, आप पेपर में उसका सवाल नहीं कर सकते। और यही होता है, पेरिसाइक्लिक पढ़ लिया, स्टीरियो आती नहीं है, चले हैं पेरिसाइक्लिक पढ़ रहे हैं, सवाल वहाँ हो नहीं रहा है, फिर दोष दे रहे हैं ऑर्गेनिक को कि मेरा सवाल नहीं हो रहा है। मेरे से होता है तो मेरे स्टूडेंट से भी होगा, आपसे भी होगा, सबसे होगा। लेकिन अगर तरीका सही है तो, मैनेरिज्म सही है तो। अब आपका सवाल अब सीधा डिमांड कर रहा है आंसर, आप होमो लूमो लगा रहे हो उस पर, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी एग्ज़ाम पर अगर आप ऐसा करते हो तो समझो करना कैसे। और सीधा है बेटा, अगर किसी OH के बगल में OTS है या लीविंग ग्रुप है और उसको बेस के साथ आप ट्रीट करोगे, किसी भी ऐसे रीजन के साथ ट्रीट करो जो उसको लीविंग ग्रुप को फैसिलिटेट कर रहा है बाहर निकलने के लिए, तो वो वहाँ पर सेमी पेनाक्लोन रीअरेंजमेंट देता है। और अगर आपके बात दिमाग में सेमी पेनाक्लोन आ गया ना, सेमी पेनाक्लोन में कीटोन बनता है। सेमी पेनाक्लोन में क्या बनता है? कीटोन बनता है। देखो एक ही ऑप्शन हट गया। अरे कोई माई का लाल अगर यहाँ पर मैकेनिज्म से आंसर निकाल दे तो मैं जान जाऊँ। मैकेनिज्म से आएगा इपॉक्साइड, ये ए वाला क्या आएगा? ए वाला। और आपका 2 नंबर जो है वो तो जाएगा ही जाएगा और माइनस भी लेके जाएगा 0.66। तो इसीलिए मैं आपको सावधान करना चाहूँगा कि रिएजेंट, नॉलेज, डाटाबेस, लिंकिंग, प्रैक्टिस, टीचर के हिसाब से चलना, यही आप सीखोगे तो आपको एग्ज़ाम में सवाल होंगे। और मैकेनिज्म अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आपको वहाँ पर समझ में भी आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने आपको समझा दिया क्या मेरी तरीका है, क्या मेरा अप्रोच है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ और सवालों की प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। तो देखिए कितना ज़बरदस्त बात है। ये पेपर ले लिया, मैं आता हूँ, क्या करता हूँ, पीछे से आता हूँ। यही देख लो एक सवाल, ये तो रिएजेंट का ही सवाल है। अब देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड है, ये मेरे हिसाब से सवाल किसका है? 2017 का सवाल। जी 2017 का सवाल है, गेट का ही सवाल है। लेकिन मैं सवाल लूँगा रैंडम ऑर्डर में, कौन सा ले रहा हूँ, किसका ले रहा हूँ वो बता दूंगा आपको। सवाल में जो अप्रोच है उसको समझना। देखो 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ये है आइसोलेटेड और एक डबल बॉन्ड ये है कंजुगेटेड कीटोन के साथ।
अब ध्यान से देखो तो इसमें ये डबल बॉन्ड का कुछ नहीं हुआ है, कीटोन का कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इस डबल बॉन्ड को रिमूव किया गया है और डबल बॉन्ड को रिमूव करके 2H लाया गया, इसका मतलब रिड्यूसिंग रिएजेंट है। तो बस आप ऐसा कोई रिएजेंट ढूंढ लो या जो आपने पढ़ा है उसमें से लिंक कर लो जो कंजुगेटेड कीटोन के डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता हो। दैट विल बी बर्च रिएजेंट, दैट विल बी बर्च रिएजेंट। वो क्या करते हैं, बर्च रिएजेंट के साथ। बर्च रिएजेंट सबसे बढ़िया रिएजेंट होता है कंजुगेटेड कीटोन के डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए। आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना है तो फिर H2 बेस्ड रिएजेंट। अब सुनिए मेरी बात को बेटा, अब आप कहोगे सर यहाँ पर हमने H2 क्यों नहीं लिया, तो अगर H2 ले लेते तो ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता और ये वाला भी रिड्यूस हो जाता, और हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है। तो आप मुझसे पूछेंगे कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे होता है, तो आप केवल और केवल रिएजेंट अच्छे से पढ़ लीजिए, नेम रिएक्शन अच्छे से पढ़ लीजिए, और नेम रिएक्शन और रिएजेंट पढ़ने के साथ साथ मैकेनिज्म का पार्ट जो है वो थोड़ा अच्छे से कर लीजिए। बस पेरिसाइक्लिक को मिसलेनियस में रख लीजिए और प्रैक्टिस कर डालिए खूब जबरदस्त। जितना रिएजेंट पढ़ो, जितना रिएजेंट पढ़ो, जितना रिएजेंट पढ़ो उतना कम, 1-2 थोड़ा ना काम होगा आपका, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से काम हो जाएगा आपका। ना बेटा, बहुत डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा। जितना डिटेलिंग करोगे, जितना उसमें एलाबोरेटिंग करोगे, उतना आपको मजा आएगा, उतना सीखने को मिलेगा। और फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री का तड़का उसके साथ लगाओगे तो फिर तो और बड़ी बात है। तो ये आंसर हो गया। मैं आपको कहीं पर भी कुछ मैकेनिज्म नहीं कराऊंगा, सिर्फ आंसर और वो भी तुरंत। ऐसा भी नहीं होता कि हर जगह आपको अप्लाई करना है, लेकिन मैक्सिमम एरिया पे आपका अप्लाई। अब हम आते हैं 2016 का एक सवाल लेते हैं। एक और सवाल लेता हूँ मैं आपके लिए। देखो ये बड़ा सवाल है, मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ से मुझे करना पड़ेगा क्योंकि ये काफी बड़ा है। क्या करे भाई, बड़ा सवाल है, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो कट जाएगा। अब आप देखो, अब अपने सवाल देखो। इस सवाल को देखने से ऐसा लगता है, क्वेश्चन नंबर 38 2016 का है। इस सवाल को देखने से ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहा है। ऑर्गेनिक वाले को तो यार चक्कर आएगा ही आएगा, जो नहीं पढ़ता वो तो देख के छोड़ देगा। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस 1-2 टॉपिक पढ़ के जाते हैं ना, वो तो उसको देखते ही कहेंगे प्रणाम सर आगे जाइए, हम नहीं कर पाएंगे आपको, हम तो देखना भी नहीं चाहते आपको, हमने तो फिजिकल पढ़ी है। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट इन इनऑर्गेनिक। नीडोक्लोजर अपने तो मेरे से निकलता नहीं है, लेकिन आई एम द बेस्ट इन इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो बात सिर्फ ऐसी है कि ये सवाल है, इस सवाल को करना है। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर मैंने ये सेकेंडरी अमीन ली है एसिड के साथ, कैटालिटिक अमाउंट में एसिड लिया है। अगर किसी बच्चे ने ये बात पढ़ी है कि कीटोन के साथ 2 तरीके का इनामीन बनता है, एक मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड और एक लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, लेकिन जिसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड इनामीन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस ज़्यादा बढ़िया होता है, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगता है। तो आप एक बात यहाँ से डिसाइड करेंगे कि यार जिधर की तरफ मिथाइल है उधर की तरफ से रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि मिथाइल वाला साइड फ्री रहना चाहिए। तो मिथाइल वाला साइड जहाँ जहाँ फ्री है वो आपका ऑप्शन हो सकता है, और जहाँ जहाँ मिथाइल वाला साइड फ्री नहीं है वो कट गया आपका। अब कोई कहता है सर लेट मी चेक, इफ़ यू वांट टू चेक, लेकिन तुमको कोई बचा नहीं पाएगा अगर तुम चेक करने जाओगे तो। समझ रहे हो मेरी बात ना? अगर तुम इस सवाल के मैकेनिज्म पे उतरोगे ना और चेक करने की तरफ आगे बढ़ोगे, पहाड़ जैसा खड़ा है बहुत कुछ जो तुम मेकआउट नहीं कर पाओगे बेटा। एज ए स्टूडेंट भी मैं हमेशा इस बात को फील करता था, और एज ए टीचर भी हमेशा इस बात को फील किया है हमेशा अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय, कि अगर बच्चों को बोलो कि पूरी तरह से मैकेनिज्म करो तो एग्ज़ाम में उनका सवाल नहीं होता है बेटा। तो मैंने उसके लिए कुछ तरीके निकाले, मैंने उनके लिए कुछ टैक्टिक्स निकाले ताकि बच्चों का सवाल एग्ज़ाम में आसानी से सॉल्व हो, और उन्हें कॉन्फिडेंस बढ़े कि उन्हें लगे कि मैं अगर पढ़ के आया हूँ तो मैं सवाल जो है वो पेपर में कर सकता हूँ। तो देखिए क्या है कि अगर किसी को इनामीन का कंसेप्ट क्लियर है तो वो ये बात जज कर लेगा कि इधर की तरफ से रिएक्शन होगा, लेकिन जिधर की तरफ मिथाइल इधर की तरफ रिएक्शन नहीं होगा।
और अगर जेल की तरफ मिथाइल रिएक्शन नहीं होगा तो हमारे पास दो ऑप्शन जो है वो कट गए, सी वाला और डी वाला। अब बच्चा ए वाला और बी वाला, आप गौर कीजिए ए वाला और बी वाला का एक्स सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो आप खुद सोचिए कि जब ए और बी का एक्स सेम है तो क्या इसको मैकेनिज्म से बनाना एग्जाम में सही होगा क्या? अरे मेरे भाई, एक्स बनाओगे अगर मैकेनिज्म से और तुम्हारा दम निकल जाएगा तो तुम आगे क्या करोगे, वाई तक कैसे पहुंचोगे? तो इसलिए कोशिश करो कि अपने दिमाग को चलाओ, अपने साथ जो पढ़े हुए रिएजेंट्स हैं, जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं, उनको लिंक करो और सही तरीके से कोरिलेट करके फटाफट उसका आंसर निकालने का प्रयास करो। तो वो करोगे तो तुम्हारा ज़्यादा फायदा होगा। तो ऐसा है कि देखिए, ये मैंने किया, मेरे दो आंसर यहाँ पर कट गए, दो आंसर, और दो आंसर जो बचे उनमें से मैंने भी हमको चलना है कि आगे क्या होगा। अब देखिए मेरे पास क्या है, ये मुझे पता होना चाहिए, सब रिएजेंट है, एवरीथिंग इज रिएजेंट, एवरीथिंग इज रिएजेंट, नेम रिएक्शन और मैकेनिज्म, दैट्स इट। मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है यार? स्टीरियोकेमिस्ट्री सूंघ भी नहीं पाओगे तुम पेपर में, अगर खाली स्टीरियो पढ़ के गए हो तो एक और सवाल नहीं होगा तुमसे पेपर में। ये बात मेरे से लिखवा लो, 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये है आपका अनस्टेबलाइज्ड सल्फोनियम। पढ़े हो तो पता होगा, नहीं पढ़े हो तो सुन लो। अनस्टेबलाइज्ड सल्फोनियम एसिड क्या होता है? कंजुगेटेड कीटोन पे इपॉक्साइड बनाता है, और जो स्टेबलाइज्ड सल्फोनियम एसिड होता है या सल्फॉक्सोनियम एसिड होता है वो साइक्लोप्रोपेन बनाता है। तो चूंकि यहाँ पर अनस्टेबलाइज्ड सल्फर एसिड है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, इसका ए कट गया। लेकिन मुझे कुछ भी मैकेनिज्म के थ्रू नहीं करना पड़ा कि बेंजीन क्या है, तो फलाना क्या है, तो धीमका क्या है, तो धीमका क्या है, सब कुछ अपने आप आंसर से निकल आया। मैं नहीं कहता कि सारे सवाल ऐसे होते, मैं नहीं कहता 100% में से 100% सवाल ऐसे होते। 100 में से अगर 60 भी ऐसे हैं तो तुम क्यों छोड़ते हो ऑर्गेनिक यार? क्यों तुम डरते हो उससे? क्यों नहीं उसको अपने अंदर से निकालते हो? डर को निकालो, अपने अंदर विश्वास करो कि मैं पेपर में एग्जाम में ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को कर सकता हूँ, और मैं तभी कर सकता हूँ जब मैं सीक्वेंस वाइज ऑर्गेनिक पढ़ूंगा। स्कैटर्ड मैनर में, रैंडम मैनर में पढ़ूंगा तो मैं नहीं कर सकता सवाल, नहीं कर सकता। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, ये सवाल मैंने डिस्कस किया। मैं थोड़ा और कुछ सवाल लेकर के जाता हूँ। ठीक, अब मैं आपके लिए जो है वो एक नेट का सवाल लेता हूँ। अच्छा तगड़ा बड़ा सवाल ले लूँ क्या? आजकल के सवाल ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा तगड़ा सवाल है, बढ़िया सवाल है, बड़ा सवाल है। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है 83 है ना? 83 है, क्वेश्चन नंबर 83 है, ये नेट का सवाल है। एंड आई थिंक दैट विल बी इन जून 2018 आई थिंक। ठीक, अभी हाल फिलहाल में नेट के पेपर में पूछा गया है। सुनिए बेटा, मैं तो मानता हूँ कि अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आंसर निकालने में टाइम नहीं लगेगा, और नहीं आते तो चाहे सर के बल खड़े हो जाओ। इसकी मैकेनिज्म तो सर के बल कोई खड़ा हो जाए ना, सर के बल एग्जाम में, अरे चाहे कितना भी बड़ा टीचर हो, या कितना भी बड़ा टीचर हो, कितना भी बड़ा स्टूडेंट हो, कितना भी बड़ा नॉलेज रखता हो, नहीं कर पाएगा एग्जाम में, नहीं कर पाएगा। एग्जाम में तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हें ये पता हो। सुनो मेरी बात को ध्यान से, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी कुलिन कोविच रिएक्शन का नाम सुना है? तुमको सर तो हमारे लिए नया है सर, इट्स न्यू फॉर मी। अब तो इट्स न्यू फॉर यू बिकॉज यू चूज सम टॉपिक्स, यू चूज अ वेरी लिटिल टॉपिक। एक छोटा सा टॉपिक उठा लोगे, कहोगे सर पढ़ लिया, सर बायो ऑर्गेनिक मेरी तैयार है, सर स्टीरियो तैयार है मेरी, सर मेरा हेट्रो तैयार है। क्या करोगे? 10 नंबर भी नहीं मिलेगा, खाली गए थे खाली ही आओगे, समझ गए? तो इसलिए करो क्या, थोड़ा डाटाबेस बढ़ाओ, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, रिएजेंट्स में, नेम रिएक्शंस में मेहनत करो। जितना अच्छे से रिएजेंट नेम रिएक्शंस पढ़ोगे उतना मज़ा आएगा आपको, उतना बढ़िया आप एग्जाम में सवाल करोगे। तो देखो बेटा, मैं आपको थोड़ा सा बात बताना चाहूँगा। क्रिकनार्ड रिएजेंट को अगर आप टाइटेनियम कैटलिस्ट के साथ
किसी एस्टर पर अप्लाई करते हो तो वहाँ साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं कुलिन-कोविच रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? कुलिन-कोविच रिएक्शन। नेट का लेवल थोड़ा बढ़ गया है, पहले नहीं था ऐसा। पहले तो वो आसान आसान से सवाल आया करते थे, थोड़ा सा बदल गया है लेवल। कुलिन-कोविच रिएक्शन क्या बोलते हैं? कुलिन-कोविच रिएक्शन। और अगर आपको ये बात पता है कि ये कुलिन-कोविच साइक्लोप्रोपेन बनेगा, और देखो एक ही ऑप्शन। मुझे अक्सर एक बात बच्चे बोलते हैं, कट गया सारा ऑप्शन, कट गया, पहला आंसर होगा इसका। मुझे अक्सर एक बात बोलते हैं बच्चे कि सर पहले तो सर आसान सवाल आया करते थे नेट के पेपर में, आप सर बहुत बढ़िया आते हैं सर। ना ना सर, अब तो सवाल में सर डायरेक्ट सवाल नहीं होते सर हमारे, हम तो पढ़ के जाते हैं सर, हमारे साथ पेपर का सवाल नहीं होता। अरे मैं कहाँ कहता हूँ यार, पहले भी नहीं बोलता था मैं आप इस बात को, ना आज भी बोलता हूँ। मैं नहीं कहता कि 100% आप ऑर्गेनिक के सवाल कर लो यार एग्जाम में, नहीं, लेकिन जितना पढ़ के गए हो यार कुछ तो सवाल करो यार। और कुछ सवाल करने के लिए तुमको क्या लगता है एक टॉपिक पढ़ के सवाल कर लोगे? अरे पेरिसाइड तो अकेले थोड़ी ना आता, उसमें स्टीरियो भी होती है, नियम रिएक्शन भी होता है, उसमें रिएजेंट भी होते हैं, वहाँ कहाँ निकालोगे आप सवाल? प्रोटेक्टिंग डिप्रोटेक्टिंग ग्रुप भी होता है। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं रखोगे तब तक तुम पेपर में सवाल नहीं कर सकते। इस बात को अपने दिमाग में उतार लो। देखो ये मैंने आपको एक तगड़ा सवाल कराया, कुलिन-कोविच रिएक्शन। आज पहली बार मेरे मुंह से सुन रहे होंगे आप इस नाम को, कुलिन-कोविच रिएक्शन। लेकिन सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, आगे भी सुनते रहेंगे आप। अब हम और आगे एक सवाल लेते हैं कि मैं इतना आपको पक्का बताता हूँ, मैं इस कलम को केवल टिक करने के लिए चलाऊंगा या क्रॉस करने के लिए चलाऊंगा, लेकिन मैं कुछ मैकेनिज्म नहीं करूँगा, ये बात आप समझ लीजिए। अब एक और सवाल लेते हैं। ठीक है भाई, एक और सवाल लेते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था वही सवाल यहाँ पे भी ले लेता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर देता हूँ इसको, क्योंकि ये बढ़िया दिख रहा है आपको। दिसंबर 2017 का सवाल है, ये देखिए। अभी मैंने आपको अभी भी बताया है तुरंत ही, गेट के पेपर में बताया था या नेट के पेपर में। 2 OH है, एक ये वाला OH, एक ये वाला OH, अगल बगल है, 1 2 डाइऑल है ना। मैंने बताया था ना कि अगर उस पर कोई बेस लगाओगे या कोई भी ऐसा ग्रुप लोगे जो उसको लीविंग ग्रुप को रिमूव करने की टेंडेंसी रखेगा तो वो सेमीपेनाक्लोन देगा, ये बोला था ना आपको। अब बस इसमें इतना सा अंतर है कि इसमें क्या है, इसमें THCl पेरिडीन लिया गया है। तो ये जो लेस हैंडेड वाला OH है प्राइमरी अल्कोहल, जो कि मोर एसिडिक है, उसको आप OTS में कन्वर्ट कर दो, और अगर उस पर आप बेस लगाओगे तो सेमीपेनाक्लोन होगा, और अगर सेमीपेनाक्लोन होगा तो कीटोन बनेगा। कट गया यार, ये दोनों कट गया। और बताया था अभी ये वाला आपको, ये वाला सल्फॉक्सोनियम एमिड या सल्फोनियम एमिड कंजुगेटेड कीटोन के लिए बताया था, या सिर्फ कीटोन है। तो सिर्फ कीटोन पे तो इपॉक्साइड ही बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो है नहीं। तो इपॉक्साइड बनाते हो कि साइक्लोप्रोपेन बनाते हो, ये आपको सोचना ही नहीं। तो यहाँ सल्फॉक्सोनियम एमिड लिया गया है, ये देखिए सल्फर पे एक डबल ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के थ्रू, और एक 3 मिथाइल है, बेस लगाया गया सोडियम हाइड्रेट, तो ये बनाएगा इपॉक्साइड। दैट विल बी योर आंसर। हो गया, 4 नंबर का सवाल है यार। अब क्यों छोड़ते हो ऑर्गेनिक यार? क्योंकि आप डरते हो ऑर्गेनिक से। और मैं तो बेटा आपको छोड़ो उन बच्चों की जो ऑर्गेनिक नहीं पढ़ते हैं, मैं उन बच्चों की बताता हूँ जो बच्चे मेरे से पढ़ते थे, GS राय में रहते थे, या आप भी पढ़ रहे हैं। उनके दोस्तों से जब बात करते हैं वो, तो वो बोलते हैं प्रतीक सर तो तुमको पढ़ाएंगे ना तो तुम्हारा सवाल हो जाएगा। वो बड़ा इंटरेस्ट जनरेट करवाते हैं। जब पेपर में पढ़ोगे ना बैठ कर एग्जाम, उनके जो होता है क्लास में बैठ के पढ़ोगे ना तो तुम्हें सब समझ में आएगा, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे, कोई सवाल नहीं होगा तुम्हारा। डरवाते हैं, डराते हैं, टीचर्स भी डराते हैं, बच्चे भी डराते हैं। नहीं बेटा, मैं कभी ऐसा नहीं बोलता कि आप सारे सवाल कर लोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, मेरे तरीके से चलोगे तो मैक्सिमम सवाल आपके पेपर में होंगे। कम से कम उतने सवाल तो होंगे ही यार कि आप नेट और गेट के पेपर में अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो बढ़िया रैंक से JRF निकाल लो, बढ़िया रैंक से गेट निकाल लो। सारे भले ना कर पाओ, लेकिन कम से कम इतने तो करो कि आप अच्छी रैंक से किसी चीज़ को निकाल सको, ताकि आपका टारगेट पूरा हो। और एक टॉपिक वाइज पढ़ना और यूनिट वाइज इसको पढ़ना एक उसका तरीका नहीं है कि आप बढ़िया रैंक से कुछ कर सको। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक सवाल और लेते हैं।
आखिरी सवाल लेते हैं, फिर इसके बाद सीरीज में कंटिन्यू करेंगे और हम कुछ सवाल लेंगे, हम जैम के भी लेंगे, टिफर के भी लेंगे। हम आपको बस अपने साथ समेटना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्लीज़ मत छोड़िए, उससे डरिए मत, डोंट फियर विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, ओके 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 ओके, एक सवाल और लेते हैं, चेक 97 भी ले लेते हैं। चलो इसी पेपर कर लेते हैं। आखिरी सवाल है हमारा, क्या है भैया इसमें? पाइरोल है, दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, डाइन है, एल्काइन है, हीट है, तो क्यों नहीं पेरिसाइक्लिक है? 4+2 साइक्लोएडिशन है, और 4+2 साइक्लोएडिशन होगा बेटा तो आपको देखो साफ साफ समझ में आएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ये देखो, आप इसको तुरंत कहोगे कि 4+2 साइक्लोएडिशन किस में हो रहा है। ये देखो, आप कहोगे सर इसमें तो 4+2 हो ही नहीं है, इसमें लग रहा है आपको 4+2, इसमें करने की क्या ज़रूरत है यार? कौन कहेगा कि इसमें 4+2 होगा? कट गया, 2 बचे। अब आप ध्यान से देखो, तो जब आप इसका 4+2 करोगे तो आपके पास इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। SO2PH NPH, और इसके बाद आगे क्या लिया गया है बाबू? H2PDC। आप खुद बताओ बेटा, H2 क्या होता है? रिएजेंट। कैसा रिएजेंट होता है? जो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करे। कैसे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देता है? जो ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर के साथ हो। ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसमें होता है? जो आइसोलेटेड हो। कौन है भैया इसमें आइसोलेटेड? ये वाला आइसोलेटेड है और ये सल्फोन के साथ कंजुगेटेड है। तो जब ये कंजुगेटेड होगा तो ये वाला डबल बॉन्ड ही रिड्यूस होगा, तो ये कट गया। करने की क्या ज़रूरत है यार? अब आप कहोगे सर ये हम कैसे सीखेंगे? बेटा ये तुम तभी सीखोगे जब तुम उसी हिसाब से पढ़ो, उसी तरीके से पढ़ो जो ऑर्गेनिक डिमांड करती हो। और बेटा मैं अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैं ऐसे ही सिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो, अच्छा डर तो किसी का भी एक दिन में मैं नहीं भगा सकता, 2 दिन में नहीं भगा सकता, 10 दिन में नहीं भगा सकता, लेकिन जब वो मेरे साथ जुड़े रहते हैं और मुझे फॉलो करते रहते हैं तो एक ना एक दिन ज़रूर आता है कि मैं उनका डर भी भगा देता हूँ और एग्ज़ाम में भी उन्हें सक्सेसफुल बना देता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक, चलिए फिर इसी तरीके से जो है हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। हम आप यही रोकते हैं जो है अपने इस लेक्चर को, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और उसमें मैं आपको और कुछ सवाल बताऊंगा। जैम के और टिफर के सारे सवालों को मैं दूंगा। ठीक, मेरा बस यही आपको बोलना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बस इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा उतना उनका फ़ायदा होगा। ठीक है, ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।